हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी सीख रहे थे कि किस तरीक़ा से गैसेस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता है। ठीक है। और अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीक़ा से गैसेस मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो आइए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। हमने एक कंटेनर ही बना लेते हैं, 3 डायमेंशनल कुछ ऐसा। ये कंटेनर है। चलो मैं 3D व्यू बना लेता हूँ थोड़ा। ठीक है। और चाहें तो ऐसा कर लें। ठीक है, ये कंटेनर है। इसमें बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं और मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये गैसेस मॉलिक्यूल इसमें भरे पड़े हैं। हम लोग को पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। मैं किसी एक की बात कर लूँ तो ये हो सकता है यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, इसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे, यानी इस तरह से वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। मैंने एक के लिए पाथ बनाए हैं। इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहा होगा। तो जब ये कंटेनर के वॉल पे जाके हिट करता है, देखो ना, ये फोर्स लगा है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस कंटेनर के वॉल पे फोर्स और कंटेनर का एरिया मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। और यही बेसिक रीजन है कि जो कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। देखो ना, एलपीजी सिलेंडर है तो उसके जो बाल हैं उसके ऊपर प्रेशर लग रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल के। क्या ही हो रहा है? वही चीज, ये गैसेस मॉलिक्यूल बार बार जाके हिट कर रहे हैं बारी बारी से। तो जब ये हिट करेंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इसकी बारीकी क्या है और किस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं। उसके लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस पे, राइट। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और वो है कि सबसे पहली चीज हम लोग ये कंफर्म कर लेते हैं कि लेट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, है ना। जो भी कंटेनर है उसमें n मॉलिक्यूल है। ओके। और ऐसा वाला लिख रहा हूं v, इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वेसल, जो भी बोले, कंटेनर। ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसा हम लोग एक बना लेते हैं कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यहां V4 वॉल्यूम है तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनका फेवरेबल डायरेक्शन क्या है, क्या वो x में ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? देखो, ये है जो गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उसके कुछ x कंपोनेंट होंगे, उसके कुछ अपने y कंपोनेंट होंगे, उसके कुछ अपने z कंपोनेंट होंगे। मैं आपसे ये पूछूं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनका कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में उनकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, x में, y में या z में? तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो हर एक डायरेक्शन में
सेम मैग्नीट्यूड से ट्रेवल कर रहा है, राइट। लाइक तो आपसे पूछा जाए कि इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, वी नेट या वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तीनों कंपोनेंट आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। इसकी नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे। दिस इज द नेट वेलोसिटी, वी नेट स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, ऐसे तो निकालेंगे। तो ये आपको नेट वेलोसिटी मिल गई। और अब आपसे मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि कौन सा गैसेस मॉलिक्यूल का फेवरेबल डायरेक्शन है, मीन्स किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस पे हम लोग बिल्कुल अनबाइज्ड हैं, मीन्स ऑन एवरेज हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल जितना एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वाई में मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से जेड में मूव कर रहा है। मीन्स उसके लिए कोई डायरेक्शन पार्शियलिटी नाम की चीज नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाई में अलग होगी, जेड में अलग होगी, ऐसा नहीं। हम लोग ऑन एवरेज क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर ऐसा होगा तो थोड़ा देर के लिए सोचिए कि जो नेट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और वी एज्यूम, ठीक है, क्या वी एज्यूम कि ऑन एवरेज वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड, और बोले तो जो इनका स्क्वायर है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। और ऐसा हो गया तो मैं क्या ही लिखूंगा कि वी नेट का जो स्क्वायर होगा वो 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मैं पूछ लूं कि वी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑन एवरेज कि वी जो नेट आ रही है उसके स्क्वायर अपॉन 3 होगा, ठीक है। ऑन एवरेज यानी कि मीन हम बोलेंगे कि जो नेट आ रहा है उसके स्क्वायर अपॉन 3 होगा वी एक्स का स्क्वायर। और ये क्लियर है ना, बिल्कुल थोड़ी सी एजम्पशन है कि हर एक डायरेक्शन में एक्स में, वाई में, जेड में वो इक्वल वेलोसिटी से ही जा रही है। तो नेट जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर अपॉन 3 किसी एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगी। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ओके। अब हम लोग थोड़ी सी आगे बात करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर करने के लिए अभी मॉलिक्यूल के एक ही डायरेक्शन को यहां दिखा रहा हूं ताकि हम अच्छे से समझ लें। सोचिए कि यहां का मॉलिक्यूल है वो Vx यानी एक्स डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है, मैं लिख देता हूं m इज द मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल क्लियर कट समझना, m मास का मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये मॉलिक्यूल जाएगा और इसको हिट करेगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल के बीच में एक इलास्टिक कोलिजन होता है, तो आफ्टर हिटिंग ये बैक आ जाएगा सेम मैग्नीट्यूड से, Vx से। मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सेम ही होगा, Vx होगा, Vx से ही ये वापस आ रहा है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या इसकी मोमेंटम चेंज हुई, तो आंसर यस हुआ। कैसे, देखो ना, जब ये राइट जा रहा था पॉजिटिव एक्स में
तो इसकी मोमेंटम पॉजिटिव रही होगी। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन को, पॉजिटिव एक्स को मैं पॉजिटिव लेता हूं, है ना, यहां से एक्स ले लो, ये माइनस एक्स ले लो, तो ये पॉजिटिव हमारे लिए है। तो अगर मैं पूछूं कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे कर दूं, ये मिक्सअप नहीं हो जाए इसलिए, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, मैं इसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या ही होगा बताइए, m इंटू वी एक्स। इस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम हमें मिल गया इनिशियल। आफ्टर कॉलिजन, मैं लिख रहा हूं आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन किसके साथ कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन विद वॉल, विद वॉल। और कौन सा वॉल, तो आप यहां से इस फिगर से समझ लो बेटा, ठीक है, ये वॉल, ठीक है। चाहो तो मैं ऐसे से बना दूं इसको, ये वॉल इस वॉल को हिट करेगा, ठीक है, ओके। तो आफ्टर कॉलिजन विद वॉल इसकी जो फाइनल मोमेंटम होंगी वो होंगे माइनस एम वी एक्स। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं। आफ्टर कॉलिजन विद वॉल जो फाइनल मोमेंटम होगा इनिशियल यहां लिख देना, चलो यहां लिख देता हूं, कोई नहीं। पी फाइनल, पी फाइनल हो जाएगा, बताओ, एम निगेटिव वी एक्स माइनस एम वी एक्स। देखो देखो मैग्नीट्यूड तो एम वी एक्स ही होगा बट साइन नेगेटिव होगा। इतना हो गया क्या, फाइनल मोमेंटम, ओके। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बिल्कुल बारीकी से समझो तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, बताओ यहां सोल्व करके, पी फाइनल माइनस एम वी एक्स माइनस माइनस ऑफ एम वी एक्स, देखो ना, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। मैंने सोल्व करके आ गया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल कितना होगा, माइनस टू एम वी एक्स। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ओके। अब और थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मैं बात करूं कि जो मॉलिक्यूल यहां है उसे वॉल को हिट करने में, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करने में डिस्टेंस होगा कितना, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t टाइम लगता है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यानी इतनी लेंथ वो कवर कर रहा है। मैं डेल्टा टी टाइम में एज्यूम कर रहा हूं कि इस पोर्शन से, यहां से मैं डॉटेड बना देता हूं, यहां का मॉलिक्यूल इस वॉल को जाके हिट कर रहा है, मींस डेल्टा टी से ज्यादा टाइम अगर कंसीडर करूंगा तो इधर वाला भी मॉलिक्यूल हिट कर सकते हैं, बट नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि डेल्टा टी टाइम में अगर ये मॉलिक्यूल हिट कर रहा है तो उस इंटरवल ऑफ टाइम में इसके पहले जो वॉल की तरफ होंगे थोड़ा, वो ऑलरेडी इस इंटरवल ऑफ टाइम में हिट कर चुके होंगे। देखो ना, मैं बोलूं कि यहां का मॉलिक्यूल को जाने में 10 सेकंड लगता है, तो जो यहां रहे होंगे तो वो तो हो सकता है 8 सेकंड में जाके हिट करती हूं, ये 6 सेकंड में 5 4 3 2 जो यहां पास में होगा तुरंत जाके हिट कर दिया होगा, है ना। तो डेल्टा टी टाइम में मुझे अब ये फाइंड करना है कि कितने मॉलिक्यूल इसको हिट किए, तो हमें क्लियर हो जाएगा
कि एक गिवन टाइम इंटरवल में यानी कि किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है ये क्लियर हो जाएगा। उससे भी पहले दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है, मॉलिक्यूल का। तो थर्ड लॉ देख लो, तो इतना ही वॉल पे भी चेंज इन मोमेंटम होगा, बट जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो फॉर वॉल डेल्टा पी क्या लिखूंगा, 2mvx। वॉल के लिए ऐसा हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, ओहो, मैं यहां लिख दूं, थोड़ी जगह की कमी लग रही है। फॉर वॉल डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना, 2mvx। वॉल के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो मैंने लिख दिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mvx। चलो ठीक, अब थोड़ा और आगे काम कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के कारण जो वॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है वो 2mvx हुआ है। अब देखो, मैं यहां पर ये डिस्कस कर रहा था कि अगर ये जो मॉलिक्यूल यहां है, फिगर में देखना, वो डेल्टा टी टाइम लगा रहा है इस वॉल तक पहुंचने में, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम में जो इस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों चीज, जो यहां से इस साइड में मॉलिक्यूल हैं और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, वो सारे जाके हिट कर देंगे, राइट। तो हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं। कैसे निकालें, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस वॉल्यूम। इन दिस वॉल्यूम का मीनिंग आपको समझना है कि इस वॉल्यूम में, यहां से अंदर कैसे निकालूंगा, कैसे निकालू कितना मॉलिक्यूल है। तो आंसर होगा, क्या लिखूं, बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स स्मॉल n इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो vx इंटू डेल्टा टी लेंथ हो गई, इसका एरिया a है, एक ही और सॉरी, इसका जो एरिया है ना ये वाला, वो एरिया a है, तो दिस एरिया और इंटू ये लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स vx इंटू डेल्टा टी और इंटू में एरिया, ये आ गया क्या, वॉल्यूम। और यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, यानी इतने मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में हैं। बट यहां भी सोचने वाली बात है, पहले तो मैंने आपको ये सिखाया कि इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल हैं वो डेल्टा टी टाइम में कोलाइड कर लेंगे, लेकिन कौन से, जो एक्स डायरेक्शन, जो पॉजिटिव एक्स में जा रहे होंगे। हो सकता है कोई ऑलरेडी लौट के यहां आ रहा होगा, तो वो वाले को यहां आने फिर से वापस जाकर टकराने में तो डेल्टा टी से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में तो मॉलिक्यूल सिर्फ यही लेंथ कवर कर रही है। तो जो इस डायरेक्शन में होंगे वो तो टकरा जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो यहां होंगे और इस तरह से आ रहे होंगे वो कहां से टकराएंगे। अब पूछा जाए कि बताओ सर कि कितने राइट जा रहे हो कितने लेफ्ट जा रहे हो, ये कैसे पता करें, ठीक है। तो उसके लिए भी लॉजिकली हमारा ये एजम्पशन है कि ऐसा कर लो, एज्यूम करते हैं कि आधे राइट जा रहे हैं या आधे लेफ्ट जा रहे हैं। मीन्स अब जो इफेक्टिवली डेल्टा टी टाइम में इस वॉल से कोलाइड करेंगे वो अपॉन 2 लिख देंगे, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वॉल को हिट करेंगे डेल्टा टी टाइम में, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम ऐसे लिख देंगे, डिवाइड बाई 2।
मीन्स यहां जो n आया है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था। मैं ए नॉट लिख दूं क्या? लिख दूंगा लोग कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाले हैं। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम का मॉलिक्यूल हमें लेना था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इतने मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिवली डेल्टा टी टाइम में इसको हिट करेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के कारण कितना चेंज इन मोमेंटम होगा हमें पता है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अब हम बता सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल वॉल का कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। बोलो, लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा काम आएगा बाद में, कि वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वी जो नेट आ रहा है स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस स्पेस को यूटिलाइज करूंगा, इसको रफ कर देता हूं थोड़े टाइम के लिए। आपको तो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। और यहां पे चलो मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखना, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो डेल्टा टी टाइम में इस वाल को जाके हिट करेंगे इफेक्टिवली। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पी नेट चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? एक के लिए चेंज इन मोमेंटम है 2mvx, तो इस मॉलिक्यूल के लिए इतना से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स nvx डेल्टा टी इंटू एरिया अपॉन में 2 हो गया। यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सोल्व होके आएगा कितना? m n v x स्क्वेयर डेल्टा टी इंटू ए। और यहां देखो डेल्टा चेंज इन मोमेंटम अपॉन, इधर से ले आऊं मैं टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, इज इक्वल टू m n v x स्क्वेयर इंटू ए। अब मैं यहां लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है वॉल पे ड्यू टू दिज मॉलिक्यूल्स, हो जाएगा F अपॉन, चलो F हो जाएगा, यहां हो जाएगा ना, ये टोटल क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। इसको यहां ले जाऊंगा तो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा? m n v x का स्क्वायर। और फोर्स अपॉन एरिया को हम बोल देंगे प्रेशर, मीन्स आपको मिल गया प्रेशर इज इक्वल टू m n v x स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा? वो इतना होगा m n v x स्क्वायर, इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहां स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल वॉल्यूम, और ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? अब मैं नेट वेलोसिटी से इसको अगर जो रिप्लेस करूं, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, बट मैं चाहता हूं कि इस मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी से रिप्लेस करूं, तो क्या लिखूंगा? m एक मॉलिक्यूल का, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन v वॉल्यूम, दिस v फॉर वॉल्यूम, और यहां आ जाएगा, ये स्मॉल से लिख देता हूं, v स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। ये है क्या? एक मॉलिक्यूल का मास, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रेशर हो गया वो हो गया, मैं टोटल मास लिख दूं, टोटल मास
या स्मॉल एम के टर्म में लिखना चाहोगे तो फिर आप क्या लिखोगे, यहां से आपको मैं स्मॉल एम लिखूं तो एन अपॉन, इसको बोल जाएगा एन अपॉन जो कैपिटल भी है वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं स्मॉल एम। ठीक है, तो चलो मैं यहां लिख रहा हूं कि टोटल मास एम, ठीक है, टोटल मास अपॉन v इंटू v स्क्वेयर बाय 3। दिस स्मॉल v फॉर नेट वेलोसिटी और ये है v फॉर वॉल्यूम। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि pv इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वेयर। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। M फॉर टोटल मास है यहां पे, M फॉर टोटल मास, और V फॉर ये जो इसकी नेट वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा रिलेशन हो गया, PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वेयर, या बोले कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, यहां से भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू जो 1/3 हो जाएगा, और स्मॉल यहां से देखो ना एम एन वी एक्स स्क्वायर जहां पे है तो वी नेट का स्क्वायर अपॉन में 3 लिख दो, 1/3 एम एन वी नेट का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लीज थोड़ा तसल्ली से इसको देखो, राइट। तो अब हमें प्रेशर मिल गया यहां से P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर, और चाहे तो इसे लिख सकते हैं ओपन करके कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे, और वी एक्स को मैंने वी स्क्वायर बाय 3 लिख दिया, जहां पे नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी बाय 3। चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया, सिर्फ प्रेशर पूछा जाता तो हम यहां से बता देंगे, और प्रेशर वॉल्यूम में एक रिलेशन इस तरह से आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम गिवन हो तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं अगर बोलूं कि इसमें जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो 1 मोल है, कितना, 1 मोल, तो ये m भी कितने के लिए होगा, 1 मोल के लिए होगा। ये क्या है, टोटल मास दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूं किसी सिचुएशन में कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अब आगे थोड़ा देखना, इसको रफ कर देते हैं कि अगर ये 1 मोल है, इफ देयर आर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन कंटेनर, ठीक है, 1 मोल है, तो क्या लिखूंगा कि PV इज इक्वल टू 1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं, RT इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, mv स्क्वेयर, ठीक है, 1 मोल के लिए ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब मैं यहां पे थोड़ा रिलेट करना चाह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको लाना चाह रहा हूं। तो ये जो 1 मोल के लिए आ जाएगा, देखो पीवी के जगह पे, या तो चाहो, चलो मैं एक बार और लिख दूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैं यही लिखता हूं कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर, ठीक है, यहां v फॉर वेलोसिटी, यहां v फॉर वॉल्यूम। ओके, मैं ऐसा लिखता हूं कि पीवी इज इक्वल टू, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, 3pv इज इक्वल टू mv स्क्वेयर, दोनों साइड हाफ से डिवाइड करते हैं। अब हाफ mv स्क्वायर क्या कहलाएगा, इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये जो
गैसेस मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए यहां तक तो क्लियर है। तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी यहां से मिल गया। मैं थोड़ा सा और नीचे करने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले। ठीक है, ऊपर तो आपने देख ही लिए, थोड़ा सा बस। बस चलिए, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हो गए, अब मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। ठीक है, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा गैसेस मॉलिक्यूल के पास, वो 3/2 PV के बराबर होगा। ओके, अगर मैं अब यहां से लिखता हूं, मैंने क्या बोला कि आप एज्यूम करो कि कंटेनर में 1 मोल गैसेस है, तो 1 मोल के लिए क्या लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये क्या दिखा रहा है? 1 मोल, 1 मोल। 1 मोल गैसेस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होंगी, सर ये नीचे नहीं दिख रहा आपको, बट मैं यहां लिख देता हूं, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होंगी वो 3/2 RT के बराबर होगी। R पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। कितने के लिए बताओ? ये जो हो गया ना 1 मोल के लिए 3/2 RT। ठीक है, तो एक तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि एक प्रेशर का टर्म यहां से आप याद रखो, P इज इक्वल टू mn/VX²। इसी को आप चाहो तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं। आपको क्लियर है, यहाँ V4 नेट वेलोसिटी, यहाँ V4 वॉल्यूम है। 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 RT होगी। और इसके पहले भी हमने आपको हिंट किया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका जो मेजर पोर्शन है वो काइनेटिक एनर्जी से आती हैं, और इनडायरेक्ट वे में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी ही मॉलिक्यूल का जो मेजर पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होंगे। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और अलग वे में प्रेजेंट कर सकता हूं, और उसके लिए आप इतना नोट कर लिए होंगे, तो मैं ये स्पेस को थोड़ा साफ करता हूं इसको। ठीक है, मैं फिर से नीचे से ऊपर लिखूंगा। यह है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो है 3/2 RT। कितने के लिए? 1 मोल के लिए। और काइनेटिक एनर्जी को आप है ना, इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा भी लिख सकते हैं, 12mv4 वेलोसिटी का स्क्वायर, 12mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है जी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो v² हो जाएगा 3RT/m। m क्या है? मोलर मास, 1 मोल का मास है, क्योंकि 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां जो मास आएगा किसका? 1 मोल का। तो यहां से
एक और नई चीज आ गई, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय m, जहां पे इसको बोलेंगे RMS स्पीड। ये v फॉर वेलोसिटी वाला भी है, दिस v फॉर वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना दिया था ना, ऐसे वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी। तो इसको बोलेंगे RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये 3RT बाय m, मैं यहां लिख दूं VRMS। VRMS कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय m। m क्या है, मोलर मास। जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1 मोल का जो मास होता है ना, वो मैं बात करूंगा। तो ठीक है, तो 1 मोल का ये मास होगा, जिसको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला यहां से आपको मिला। देखो क्या क्या मिला, मैं आपको समराइज कर देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो। पहली चीज ये मिली आपको यहां से RMS। दूसरा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, तो ये 3/2RT होगा 1 मोल की। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तीसरा प्रेशर के टर्म में जो आपको यहां मिला कि जो P होगा वो लिख सकते हैं कि 1/3। पहले तो आपको ऐसा मिला, मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूं। P इज इक्वल टू mnVx स्क्वायर मिला। इसी को आप लिख सकते हैं mn, जो नेट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बाय 3, ये P। इस तरह से आपको मिला। अब चाहे तो ये है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये प्रेशर के लिए मिल गया। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, v है उसकी नेट वेलोसिटी। RMS स्पीड इनकी क्या होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m होगी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 मोल गैसेस हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3/2RT होगी। ठीक है, तो ये हमें बारीकी से समझ में आया कि कैसे हमने इसे ड्राइव किए, राइट। चलिए, कहीं पे किसी पोर्शन में आपको दिक्कत आती है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखो, स्टॉप हो जाओ, रुको, लिखो, सोचो। ठीक है, आपको समझ आएगा। फिर भी कुछ ऐसी बात होती है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।